हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे पार्ट 3, चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जो हमारा बच रहा है हम वो और पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू नो में देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने पहले बता दिया था, लेकिन डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। ये प्रोसेस होता है कि हम जो बारिश हो रही है उसका पानी कलेक्ट करें एक जगह पर, एक लोकेशन पे कलेक्ट करें जो हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो सके, जिसको हम यूज़ कर सके। और अगर एवरेज लगाए कि अगर 2 घंटे भी बारिश हो जाए तो हमारे 8000 लीटर पानी हम सेव कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब यहाँ पे एक स्कूल चिल्ड्रंस के एग्जीबिशन में विजिट करते हैं। हैंडीक्राफ्ट का एक एग्जीबिशन होता है, तो उसके बारे में एक छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स जो है एग्जीबिशन में जाते हैं हैंडीक्राफ्ट के। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ के आर्टिकल्स वगैरह, ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। मोना ने एक बैग पिक किया। मोना एक बच्ची है स्कूल चिल्ड्रंस में। उसने बोला दिस इज़ द ब्यूटीफुल बैग। फिर उसके टीचर बोलते हैं येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट से बना हुआ है। फिर टीचर बोलते हैं कि डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, ये सब तुम देख रहे हो, ये सारे कैंस और बैम्बू से बना हुआ है। ये ईस्टर्न और नॉर्थर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया में है। बैम्बू ग्रो होता है प्लांटी में, ठीक है। बहुत सारे बैम्बू वहाँ पे ग्रो होते हैं। जैसे ही बहुत एक्साइटेड होती है एक सिल्क स्कार्फ को देख के। फिर उसकी टीचर एक्सप्लेन करती है कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, मिलता है, और जो सिल्क वॉर्म होती है वो मलबेरी ट्रीज़ पर होती है। चिल्ड्रन समझ गए थे कि प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें, हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हम प्लांट से डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करके। सिल्क वॉर्म क्या होता है, ये आपको पिक्चर दिख रही है सिल्क वॉर्म, ये ऐसा दिखता है सिल्क वॉर्म, इससे सिल्क बनता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात बताई गई थी कि प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करती है जो कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के बिटवीन में होती है, जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो बायोस्फीयर होता है, लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। हमारी जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटर रिलेटेड और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। फिर आगे दे रखा है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए जितना वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हमारी क्रॉप्स वगैरह उग पाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्रॉप्स उगें, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, जो कि एक शेल्टर बेल्ट का काम करती हैं प्लांट्स। आपको मैंने बताया था शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, मतलब जहाँ पे हम क्रॉप उगाते हैं उसके आगे एक उसके आसपास ट्रीज़ होना, जिससे हमें विंड का मूवमेंट पता चल सके और हमारी सॉइल उड़कर कहीं और ना जाए, वो वहीं पर ही रहे। तो वो होता है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। शेल्टर बेल्ट जो होती है वो एक ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे वाटर स्टोर करने में भी मदद करता है शेल्टर बेल्ट, और ये हमें और प्लांट्स वगैरह में फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंडिन ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स, पेपर, प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड देती है हमें, जिससे हम पेपर बना सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स बना सकते हैं। लेटेक्स एक ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल ऑयल होता है, टर्पेंडिन ऑयल, ठीक है। सो ये सारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि हम इससे बनाएं। हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि प्लांट हमें और क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या दे सकता है हमें, प्लांट्स का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। अब ये नेचुरल वेजिटेशन की बात हो गई हमारी, अब करते हैं वाइल्ड लाइफ की बात। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ भी होती है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, वाटर एनिमल्स,
ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब वाइल्ड लाइफ हमें क्या क्या देती है, दूध देती है, मीट, हाइड्स मतलब होता है एनिमल्स की स्किन, ठीक है, और वूल वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, बीज जो होती हैं, वो हमें हनी देती हैं, शहद देती हैं, और हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो एक पोलन गेन्स होते हैं, एक जहाँ से बीज सक करती हैं हनी, तो सक करती है, तो वो एक मेल पार्ट का पोलन गेन होता है, जो कि एक अनदर दूसरे पार्ट में जाके वो पॉलिनेशन कहते हैं उसे, ठीक है, कि मेल पार्ट जो है वो एक फीमेल पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे हमारे फ्लावर्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं फ्लावर का। ये उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिकम्पोज करना, इकोसिस्टम के डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा बीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स। हमारी जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाती हैं, और वो एक डिकम्पोज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। वल्चर जो है वो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो डेड एनिमल्स को, जो मर जाते हैं, उनको वो खाती है, जो कि एक वर्चुअल कह रही हूँ, एक क्लीनर का इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है। तो वल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक वल्चर के बारे में डू यू नो में दे रखा है, वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग एंड ऑफ किडनी फेलियर्स। हमारी जो वल्चर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की, वो मर रही हैं किडनी फेलियर की वजह से। किडनी फेलियर क्यों हो रहा है उन्हें, क्योंकि उनको एक चीज़ दी जा रही है, एक आप इसको बोलो एज अ पॉइजन बोलो, उनके लिए एज अ पता नहीं क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये है डिक्लोफेनेंस होता है, ये एक पेन किलर होता है जो कि इनको दी जा रही है, जिसकी वजह से ये मतलब खा रहे हैं, तो इनकी वजह से इनका किडनी फेलियर हो रहा है और ये मर रही हैं, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, डिक्लोफेनेंस, ठीक है। फिर आगे लिखा है, सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे एनिमल बिग हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, हम नेचुरल वेजिटेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आगे द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड प्राइमली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। हमारी जो वेजिटेशन है वो एक टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, कि प्लांट्स का मॉइस्चर वगैरह ना खोए, और जहाँ पे ये उग रहे हैं प्लांट्स वगैरह, उनका टेम्परेचर भी डिपेंड करती है उनकी ग्रोथ की, ट्रीज़ की, ग्रास की, उन सब की ग्रोथ कैसी होगी, ठीक है। द मोस्ट वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो हमारी मेजर वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड की, वो फॉरेस्ट मतलब पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट पूरा, ग्रासलैंड जो कि ये वाला आपको साइड में पिक्चर दिख रही है, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट दिखा रखा है। आगे है हमारी ग्रासलैंड, जहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी ग्रासेस वगैरह उग रही हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं ग्रास, और पीछे दे रखा है फॉरेस्ट, ठीक है। और स्क्रब्स और टुंड्रा होता है, जो ट्रीलेस रीजन्स होते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप के वेजिटेशन हैं, बहुत सारे टाइप के हमारे पेड़ वगैरह हैं, ग्रास वगैरह हैं। तो ये होता है ग्रोथ ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे दे रखा है, इन एरिया ऑफ हैवी रेन, जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन पड़ती है, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग अ अबडेंट वाटर सप्लाई। जहाँ पे ये बड़े बड़े ट्रीज़ वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत अच्छी होती है, मतलब वहाँ पे पेड़ों को पानी बहुत अच्छे से दिया जाता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, द साइज ऑफ द ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। अगर ट्रीज़ के अंदर उनका मॉइस्चर कम होने लगे तो हमारे ट्रीज़ का साइज़ छोटा होने लगता है और उनकी डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रीज एंड द ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडेस्ट रेन फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो छोटे ट्रीज़ हैं और ग्रास है वो उन रीजन्स पे होते हैं, छोटे ट्रीज़ जहाँ पे रेन बहुत कम पड़ती हैं और जहाँ पे ज़्यादातर ग्रासलैंड एरिया होता है, वो एक ग्रासलैंड एरिया बन जाता है। जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ग्रासेस बन जाती है, वो फॉरेस्ट नहीं बन पाता क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेन वगैरह नहीं पड़ती, तो उनको इतना ठीक से पानी नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, थोनी श्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। जो थोनी श्रब्स होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल
प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वो बहुत मुश्किल से उगते हैं ऐसे जगहों पे। इन सच एरियाज प्लांट्स व डीप रूट्स, उन एरिया पे उन प्लांट्स की जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो प्लांट्स उगते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक होती हैं, उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा थ्रोनी होती हैं और वैक्सी सरफेस होता है जिनका मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा खो चुका होता है। मतलब उनकी जो ग्रास है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, या उनकी ब्रांचेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती हैं, तो उनका मॉइस्चर लॉस हो चुका होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो टुंड्रा का वेजिटेशन, जो टुंड्रा के जो वेजिटेशंस है, टुंड्रा वाला जो प्लांट्स वगैरह हैं वो जो ट्रीलेस रीजन्स है वो ज़्यादातर पोलर रीजन्स पे होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लीव्स वगैरह होती हैं। तो ये पोलर रीजन्स पे ठंडी वाली जगहों पे ज़्यादा होता है कि वहाँ पे ग्रासेस वगैरह कम होती हैं। ठीक है। आगे दे रखा है टुडे देयर आर द मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट देयर वर 2 centuries बैक। ऐसे बहुत सारे पीपल हैं अभी भी वर्ल्ड में जहाँ पे दे वर 2 centuries बैक, वो 2 सेंचुरी पीछे हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स एंड द लार्ज एरिया ऑफ प्लांट हैज़ बीन क्लीन टू ग्रो क्रॉप्स। हम उन टू वो क्यों पीछे हैं, क्योंकि वो जो ग्रो कर रहे हैं लार्ज एरिया फॉरेस्ट वगैरह उनको फीड करने में और वो क्रॉप उगाने में, क्लियरली वो क्रॉप को उगा रहे हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉरेस्ट हर जगह पर है। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही वैनिश हो रहा है, मतलब जल्दी ही ख़त्म होने लग गए हैं फॉरेस्ट। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और इनको कंजर्व करने की, इनको बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इन रिसोर्सेज को बचाने की, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल्स इन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं। और हमारे लिए ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन मिलती है हमें फॉरेस्ट से, हम सांस ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, तो इसीलिए हमारे लिए फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है। फिर आगे दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि कैसे हम बचा सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। अब ये वाली जो पिक्चर दे रखी है तो इसमें ये बच्चों ने एक बना रखा है कि क्या क्या बनता है ट्री से। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वुड दे रखी है, लकड़ी और पेपर्स वगैरह दे रखे हैं, फ्रूट्स वगैरह दे रखे हैं। तो ये बच्चों ने बना रखा है, स्कूल स्टूडेंट्स ने। ओके, सो यही बता रखा है कि ट्रीज़ वगैरह से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या बना सकते हैं हम। ठीक है। अब कंजर्वेशन वाला पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है। प्लांट्स हमें एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम भी मेंटेन करते हैं वो। चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। क्लाइमेट का जो चेंज होता जा रहा है और ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है उससे नेचुरल हैबिटेट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और मैनी स्पीशीज हैव बिकम वेन्यूरेबल एंड अनडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वेज ऑफ एक्सटेंशन। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं या तो वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, आप ऐसे बोलते हो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ तो ख़त्म हो चुकी हैं या कुछ ख़त्म होने ही वाली हैं बिल्कुल ही। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunamis, landslides are the some human and natural factors which accelerate the process of extension of these resources. ये कुछ factors हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest की आग लग जाना, tsunami, landslide, ये सारे ऐसे factors हैं जिसकी वजह से ह्यूमन और नेचुरल दोनों ही फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज जो हैं ख़त्म होने के उस पर है कि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने इन्हें बचाया नहीं तो। ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। अब पोचिंग क्या होता है? पोचिंग होता है कि शिकार करना। एनिमल्स का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनकी स्किन, उनके टीथ्स, उनके सींग वगैरह जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। अब आगे बता रखा है ये बहुत ज़्यादा एक मेजर कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज़ में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम स्पीसीज़ है और उनको लोग चाहते हैं कि उनका सींग मिल जाए, उनके टीथ मिल जाए, उनकी स्किन मिल जाए। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा
एक कंसर्न वाली बात है कि एनिमल्स इसलिए भी ख़त्म हो रहे हैं। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, मतलब कि एनिमल्स के शिकार हुआ जा रहा है क्योंकि वो कलेक्ट करना चाहते हैं, उनके टीथ को, सींग को कलेक्ट करना चाहते हैं, और एक इलीगल ट्रेड चल रहा है। हाइड्स का मतलब होता है कि उनकी जो उनकी एनिमल्स की स्किन होती है। हाइड्स का मतलब एनिमल्स की स्किन, और एनिमल्स की स्किन, उनके स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज द फेदर, उनके फेदर तक, इन सब का एक इलीगल ट्रेड हो रहा है। लोग उनका कलेक्शन रखना चाहते हैं या फिर उनका ट्रेड वगैरह हो रहा है कि लोग शेर की खाल के कपड़े पहन रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा कि शेर की खाल के या चीते की खाल के कपड़े पहने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उनको मत पहनो, क्योंकि आप वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी को मारा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको बाय मत करो। टोटली अगेंस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आप किसी को मारकर उनकी स्किन पहन रहे हो, एज अ कपड़े पहन रहे हो, तो प्लीज़ ये सब मत करना। ओके, सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बुक, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। सो ये वाले एनिमल्स आपको पता है, टाइगर बहुत ही कम है, लॉयन, एलिफेंट, और इन सब को मार के लोग इनके सींग वगैरह जो भी चीज़ें ट्रेड में होती है, इलीगल ट्रेड में होती है, वो सब इनकी को मार कर इनका ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हो ये ब्लैक बक है, इसको भी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कम बचे। आप देख सकते हो वो कितना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर सा एनिमल, वाओ। ओके, सो लोग इसको भी मार रहे हैं, इनके सींग रखना चाहते हैं, इनके इतने डिफरेंट से सींग हैं, तो उनको भी चाहते हैं सब, तो इसीलिए इनको मार रहे हैं। और ये इस चीज़ को हमें बचाने की ज़रूरत है, इन लोगों को, इन एनिमल्स को बचाने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अवेयरनेस इंक्रीज़ करें हम इन चीज़ों के बारे में, कि क्या आप एनिमल को मत मारो, ऐसे ये सब, तो इस चीज़ की ज़रूरत है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, हमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। हमें कंजर्व करना, और द ग्रीक्स लेक वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। हमें जो है इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है कि हम उनको बचा सकें। ठीक है, और लेक्स, वेटलैंड जो एरियाज़ होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन प्रीशियस रिसोर्सेज को सेव कर सकें ख़त्म होने से पहले, कि हम बचा लें उन्हें मरने ना दें। सो देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। तो हमें एक इन्वायरमेंट में एक बैलेंस रखना चाहिए जिसमें ये रिलेटिव नंबर्स ऑफ स्पीसीज़ हैं, इनको तो बिल्कुल भी किसी को टच नहीं करना, इनको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत कम बची है और हम नहीं चाहते कि वो खो जाए, इसीलिए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है बहुत सारे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो रही है, लाइक द नेचुरल हैबिटेट जो है हमारी बहुत सारी स्पीसीज़ की। ठीक है, उनकी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में, हमारे जो नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारी स्पीसीज़ है उनकी लाइफ में, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग, बहुत ही ज़्यादा इलीगल किलिंग की वजह से बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल की बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया से ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म होने ही वाले हैं। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री और वना महोत्सव, जहाँ पे रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे हमें इनकरेज करना चाहिए कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों जिससे स्कूल चिल्ड्रंस वगैरह को भी इनके बारे में पता चले, कि वो बर्ड को देख सकें, ऐसे नेचुरल कैंप्स में विज़िट कर सकें, जिससे उन्हें स्पीसीज़ के बारे में पता चले और वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इस चीज़ की एक अलग नॉलेज दी जानी चाहिए। मैनी कंट्रीज़ हैज़ पास्ड अ लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक लॉ भी पास कर दिया है कि अगर आप बर्ड एनिमल को मारोगे, ट्रेड करोगे उनका, तो आपको लाइक उनकी जो भी सज़ा होती होगी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर, डियर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज़ इलीगल। हमारी इंडिया में एनिमल्स को मारना इलीगल है। ठीक है, और वेट, सॉरी, इंडिया में इन स्पीसीज़ को मारना इलीगल माना जाता है। सो या
ठीक है, इलीगल माना जाता है। और इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैज़ बीन इस्टेब्लिश, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा डू यू नो में, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना। एक ये कन्वेंशन बनाया गया है ये इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसके अंदर प्लांट्स एनिमल दोनों है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच, मतलब जितनी भी बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ है उनकी गवर्नमेंट्स के बीच एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि वो एम करेंगे कि इनका जो वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का जो ट्रेड हो रहा है वो ना हो, एनिमल्स को और प्लांट्स को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। रफली 5,000 स्पीसीज एनिमल की और 28 स्पीसीज प्लांट्स की प्रोटेक्ट की गई है, रफली है ये। बियर, डॉल्फिन और ये जितने भी एनिमल्स है, ऑस्ट्रिच, ये इन सब के एग्जाम्पल हैं। इन एनिमल्स को, ऐसे बहुत से एनिमल को जिनको सेव करके रखा गया है, जिनको बचा के रखते हैं उन लोगों से जो इनको मानना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे दे रखा है इंटरनेशनल कन्वेंशंस सिटीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट लिस्ट अ सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एनिमल इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। ऐसी बहुत सारी, ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत सी जो सेवरल स्पीशीज़ हैं जिसका एनिमल और बर्ड इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसका ट्रेड होता है, तो उनको वो बचाएं। और कन्वेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। और प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना, उनको सेव रखना, उनको नुकसान ना पहुँचाना, ये हम लोगों का, हम सिटीजन्स का ही हक है, एक ड्यूटी है हमारी कि हम इनको बचा के रखें। आप देख सकते हो 2.18 में चेतल्स, ये भी एक डियर होते हैं, तो ये दे रखे हैं। एलिफेंट्स दिखा रखे हैं। एनिमल्स कितने अच्छे होते हैं, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन सब चीज़ों के लिए इन एनिमल्स को कैसे बचा सकते हो, कैसे उन्हें सेव कर सकते हो, आप क्या क्या करते हो एनिमल्स के। अगर आपके घर में एनिमल है, कोई डॉग, आपने कैट रख रखा है, तो उनके बारे में कुछ एनीथिंग यू वांट टेल इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। ठीक है, अभी ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो ग्लोबली नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, जिसके अंदर एक रिलेशनशिप वो डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि उसको हम बचाएंगे और उसको हम डेवलप भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी आगे। ठीक है, सो यहाँ पे होता है। और यहाँ लिख रखा है, एक वाली ग्लॉसरी रह गई कि नेचुरल पार्क क्या होता है। नेचुरल एरिया होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि इकोलॉजिकली कि हम इकोसिस्टम को, एक से ज़्यादा इकोसिस्टम को हम फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें इकोसिस्टम को। ठीक है, तो और यहाँ पे एक ये वाला दे रखा था फायर फॉरेस्ट से रिलेटेड, या एक आर्टिकल सा दे रखा है कि अगर एक रीड द न्यूज़ आइटम एंड फाउंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया में कैसे आग लगी थी, पहले बहुत ज़्यादा आग लगी थी, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक न्यूज़ थी, तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर इंटायर रीजन में फ्लावर्स और एनिमल्स थे। इसके 3 रीज़न हो सकते हैं आग लगने के, लाइटनिंग की वजह से, बिजली कड़की जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है, तो या तो उसकी वजह से आग लगी होगी, या फिर लोगों की बहुत ही केयरलेसनेस की वजह से आग लग गई होगी, या फिर किसी ने जानबूझ के आग लगाई होगी। ठीक है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को हम एजुकेशन दें कि आप कैसे फायर्स को बचा सकते हो वहाँ के आग जंगल के आसपास जो भी लोग रहते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हो कि अगर कहीं पे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आग लग रही है, तो आप जल्दी से कॉल करके फायर ब्रिगेड को या फिर हेल्प के लिए बुला सको, जिससे आप फायर बुझा सको, फॉरेस्ट फायर बुझा सको। तो ये चीज़ें हमें आनी ही चाहिए अगर आप फॉरेस्ट एरिया में रहते हो तो। ठीक है, सो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे। और हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी करेंगे जो कि इसके अंदर यूज़ की गई हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ऐसी कुछ टर्म्स हम एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से ये टर्म्स समझ आ जाए। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और कमेंट सेक्शन में तो मुझे जवाब चाहिए। ओके, सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।